पानी की तरह। आपका जो चैप्टर, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर हाईएस्ट वेटेड चैप्टर में से एक है और काफी अच्छा खासा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें दो टॉपिक्स में कवर होगा, AS14 एज वेल एज नॉर्मल। आपके तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चंस अलग नहीं जाएंगे, AS14 के साथ इसमें कंसोलिडेट होंगे। तो ध्यान से सुनिए, पहले तो मैं बात करूंगा, आपके सामने जो शब्द लिखा है क्या, अमैलगमेशन, यही नाम है, अमैलगमेशन ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज लिख देंगे हम, ठीक है भाई यार, तो ठीक है। अमैलगमेशन की बात करते हैं। अमैलगमेशन देखो, हमारे को ना जनरली 3 शब्द सुनने को आएंगे। आप मेरी वाली बुक देखोगे ना, उस पे पहले मैं आऊंगा, अभी पहले तो बाईबैक की बुक्स, बाईबैक उसमें नहीं है, मैं अलग से दूंगा ना, उसको बताया ना सेकंड पार्ट आएगा। थोड़ा पेशेंस रखो भाई साहब, इतना अच्छे काम में थोड़ा काम टाइम लगता है, अच्छे कामों में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, ओल्ड सिलेबस होता तो मिल चुका होता नालायक, उसमें चीजें अपडेट करनी है ना। हमारे पास कितने शब्द सुनने में आएंगे, तो सबसे पहला शब्द क्या सुनने में आएगा, अमैलगमेशन। दूसरा शब्द जो सुनने में आएगा वो आएगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सुनने में आएगा। एंड जो तीसरा शब्द सुनने में आएगा वो है रिकंस्ट्रक्शन। ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने में आता होगा शब्द, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी मैं इसके अपने बुक में भी ले जाऊंगा, AS14 के लिए वहां पे ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें पहले मैं नॉर्मली आपके साथ कर लूं। ध्यान से देखिए, आपको इन तीनों शब्दों का पहले मीनिंग समझना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमैलगमेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। एक एक करके डील करते हैं। अमैलगमेशन को समझना, मान लो कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, and there is another company named Y लिमिटेड। कितनी कंपनीज हो गई, दो। ये दोनों कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, यानी ये पुरानी कंपनी। मैं इनको लिख देता हूं यहाँ पे समझने के लिए, ओल्ड लिख दूं चलेगा, ओल्ड लिख दूं चलेगा ना, कि पुरानी कंपनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टिंग कंपनी, ओल्ड कंपनी, सिंपल है। हुआ क्या, इन दोनों ने डिसाइड किया कि एक काम कर लेते हैं, हम एक दूसरे को खत्म करते, मतलब कंपनीज क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं। ये दोनों कंपनीज क्या हो गई, खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद हुआ क्या, सर दोनों ने कोलैबोरेट करके एक नई कंपनी बना ली, नाम कुछ भी हो, एक्स वाई लिमिटेड, ये नाम रख दिया इन्होंने। और ये कंपनी कैसी है, ये एक न्यू कंपनी है, ठीक है। क्या समझ में आया, दो एग्जिस्टिंग कंपनी, दो या दो से ज्यादा, ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी जब खत्म होके एक नई कंपनी बना ले, तो इसको नाम क्या देंगे, अमैलगमेशन। कैन यू गिव मी द एग्जांपल, रियल लाइफ, वीआई, वोडाफोन खत्म, इंडिया में तो खत्म, आइडिया खत्म, दोनों ने मर्ज कर लिया, खत्म कर दिया एक दूसरे का, तो नई कंपनी बना ली वीआई लिमिटेड। एनी अदर, रेयर मिलेगा बट मिल सकता है। वो कोलैबोरेशन है बेटा, वो जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। AS27 लगेगा। हाँ, कंपनी खत्म मतलब कंपनी का नाम खत्म। अच्छा, नाम इन द सेंस को छोड़ दो, अच्छा अगर नहीं भी जानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे को ना कंपनी का नाम से नहीं, इस कंसेप्ट से मतलब है, एक काफी है ना वीआई, क्योंकि ये बहुत रेयर देखने में मिलता है। ज्यादातर कंपनीज क्या करती है, एक दो तीन कंपनीज आपस में मर्ज होकर नई कंपनी बनाए, ये भी बहुत रेयर देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो मर्जर है वो, हाँ वो मर्जर है, दोनों का पेरेंट एंटिटी एक ही है, एक ही है। ऐसे तो तुमने एक चीज और देखा होगा, कई ऐसे बैंक्स थे जिनको खत्म कर दिया गया, लाइक ओरिएंटल बैंक ऑफ, ऐसे तो ओबीसी बैंक ऑफ, वो सबको पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। तो ये पीएनबी तो पहले भी था ना, कॉर्पोरेशन बैंक को हटा दिया था, और एक और बैंक में यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक भी तो पहले से था, यूनियन बैंक पहले नहीं था, नाम बदलना नॉट द फैक्टर। अगर है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, तो तुम्हारे लिए एग्जांपल सेट है फिर। लेकिन याद रखना, जब तक 100% डॉक्यूमेंट्स, अब तुम सारे कंपनी जो सर वो बात अलग है। देखो आप, मैं बात बताऊं, आप जज्बाती मत हो। देखो मुद्दा यहाँ पे दरअसल क्या है, कि कंपनी जो खत्म हो रही है ना, वो खत्म होकर नई कंपनी बननी चाहिए।
अब ये एक्चुअली केवल नाम के बेस पे डिसाइड नहीं करोगे, नाम के बेस पे डिसाइड नहीं करोगे। सर क्या पेपर, क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपने देखा है? मैंने भी नहीं देखा, तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल लिमिटेड रखो इस पे, क्योंकि वी कांट से कि ऐसा हुआ है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड क्या चल रहा है, नाम बदल के केवल काम चल रहा है और सच में एग्जिस्टेंस खत्म किया गया या कुछ चीजें ऐसी हुई है, क्या हो रहा है वो वी डोंट नो। अमेलगमेशन है भी या नहीं है वी डोंट नो, बट अमेलगमेशन क्या होता है वी शुड नो। व्हाट इज अमेलगमेशन? दो या दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज खत्म हो रही है और उसकी जगह क्या रही, नई कंपनी बनाई जा रही है, पक्का ना? इतना ही अमेलगमेशन है, ये ओके रहेगा। आपको ज्यादातर जो केसेस मिलेंगे ना दुनिया में वो इसके मिलेंगे एब्जॉर्प्शन। ये क्या है सर? एक कंपनी थी क्या, एक्स लिमिटेड, ये भी ओल्ड कंपनी, अब ओल्ड कंपनी मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी है, समझ में आ रहा है? और एक कंपनी और थी, नाम क्या, ये भी एक ओल्ड कंपनी है। हुआ कुछ नहीं, ये कंपनी खत्म कर दी गई और इसका बिजनेस क्या हुआ, टेक ओवर कर लिया गया। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। जब कभी ऐसा आएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एब्जॉर्ब क्या होता है, वर्ड सुना है ना? तो अगर कहीं पानी गिरा हो उसमें कपड़ा डाल दो क्या होता है, तो कौन एक तो खत्म होगा ना दोनों में से। अब तो ऑब्वियसली पानी खत्म होगा, कपड़ा थोड़ी ना पानी में हो जाएगा, ठीक है? तो जो खत्म हो रहा है, जब बात यहाँ आएगी कि कुछ कंपनीज खत्म हो रही है आपके पास आके, दोनों कंपनी पुरानी होनी चाहिए, यानी जो कंपनी टेक ओवर करने वाली वो नई कंपनी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। तो जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने दूसरी कंपनी का क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, तो उसको नाम क्या देंगे, एब्जॉर्प्शन। इसके एग्जांपल बहुत मिलेंगे क्योंकि दुनिया बैठी है तुम्हारा बिजनेस खाने के लिए। अपना शार्क टाइम पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठता, नाम सुना होगा, उसको तो मौका मिले तो तुम सबको खा जाओ, जितने बैठे उनको भी खा जाए, है ना? हैमर का तो मतलब कर लिया काम, खा ही लिया ऑलमोस्ट। अब वो ऑलमोस्ट वो तो ग्रोवर ने बचा दिया, नहीं तो फिर वो तो खत्म हो जाता। एग्जैक्टली, वरना असली गोल्शन ग्रोवर तो एक खुद है। चलो कोई नहीं, मतलब तुम लोग इंटरेस्ट रखते हो क्यों, बस वो एक्टिंग देखते हो या रियल में उसका मीनिंग भी समझ में आता है? बस वही वही सुनने के लिए, मतलब पता रहता ज्यादा। अच्छा बताते भी है ना, हाँ ये भी सही है। अचानक से फ्रेम में आ जाएंगे सब और तुरंत बताना शुरू करेंगे कि इसका मतलब ये होता है। और बताता कौन, सोचो ऐसे ऐसे लोग बताते जिनको खुद गूगल से ट्रांसलेट करना पड़ा होगा। उसमें से कई ऐसे, अमन गुप्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉलेजेबल पर्सन, बाकी सब अब उसको क्या पता है, उसको केवल एक ही स्टेटमेंट पता है, आई एम आउट, ठीक है? अरे होगी यार, मुझे लगता है डिग्री सरेंडर करके आई है, बट जो भी है मतलब उसको देख के लगता नहीं, नॉट एवरी टाइम यू आर हैविंग डिग्री दैट मींस यू आर इंटेलेक्चुअल। इफ यू हैव डिग्री यू आर इंटेलेक्चुअल, नहीं मतलब नहीं है, उसको देख के लगता नहीं है ना। कभी अपने पापा को देखा, तेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बार उनकी फोटो रखना और उनके नॉलेज और स्किल को एक बार दिमाग में इमेजिन करना, एक बार इसको स्किल करना, वही चीज कह रहा हूँ, वही चीज। चल कोई नहीं, दूसरे की भाई बाल्टी गिर गई आपकी, वही कह रहा हूँ। सर दो चीजें समझ ली, एक आध एग्जांपल दे दो अब्जॉर्प्शन के, फिर आगे बढ़ता हूँ। हमेशा एग्जांपल बताइए अब्जॉर्प्शन के, कोई कंपनी ने किसी कंपनी को टेक ओवर किया हो। एक बहुत पुराना एग्जांपल, तो आप जो दो बड़ी स्टील कंपनी इसमें एलएनएम छोटी बड़ी आरसेलर को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी उसमें नाम से फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनो, देखो क्या होता है ना, ध्यान से सुनो, मुद्दा क्या है कि टेक ओवर करने वाली छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी हमें इससे मतलब नहीं, वहां कुछ गेम रहा होगा, कुछ और भी इलीगल बातें रही होंगी, तब ये होता है। जब तुम्हें अजीब लगने लगे तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपकी आधी जिंदगी कहाँ बीतती है, फोन पे, फोन पे ना, और फोन पे भी टू बी वेरी स्पेसिफिक कहाँ पे, वही ग्रीन ग्रीन कलर का, हाँ ये सही है। कहाँ बीतती जिंदगी, कहाँ बीतती है, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप क्या था, पहले गलत कंपनी थी, बाद में क्या किया, फेसबुक ने उसको टेक ओवर कर लिया, ये भी एब्जॉर्प्शन का केस है। ट्विटर, हाँ एलन मस्क ने ट्विटर को, तो एब्जॉर्प्शन मतलब ये इस तरह बहुत मिलेगा।
खरीद लिया पूरे कंपनी, तो खरीद लिया वही तो टेक ओवर हो गया। बंदे वो अपने नाम से थोड़ी ना खरीदा है। अरे यार देखो हमारे हमारे साथ देखो, मैं उसका डाउट जेन्युइन में बताता हूँ क्या वो कंफ्यूजन। ऑल इन ऑल न्यूज मीडिया क्या दिखाता है, एलन मस्क ने खरीदा, अंबानी ने खरीदा, अडानी ने नहीं भाई, इनकी कंपनीज ने खरीदा होता है, ठीक है ना। वो अपना नाम, नाम तो यही है भाई, जब भी हम रिलायंस का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में एक ही बंदा आता है, अंबानी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, वी हैव स्टडीड सेपरेट लीगल एंटिटी कांसेप्ट, लॉ में रगड़ रगड़ के पढ़ा, अकाउंट में भी थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया, तो सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा, तो इसका मतलब वहां पे आपको इसका मीडिया वाले क्लैरिफाई नहीं करते, उनको पता है उनके लिए सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, हमारे लिए तो होता है, तो हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक दो शब्द वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए, दोनों दोनों एकदम क्लियर होना चाहिए। अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन दोनों क्लियर होना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक बार जो मेरा बुक है वो निकालो, जो बुक मैंने दिया निकालो, अगर लाए हो तो। नहीं लाए हो, थोड़ी देर से सुनाई दिया तेरे को। AS14 पे जाओ जल्दी से, AS14 पे पेज नंबर, उल्टा तुम मुझे बताओ, मैं पे एकदम इनिशियल पेजेस पे आ जाओ। नहीं यार, ऐसा नहीं है दोस्त, ये मैंने बताया कि पूरे टॉपिक को, पूरे एएस को मैंने 14 पॉइंट्स पे डिवाइड कर, सिनॉप्सिस का मतलब यही होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू बी गोइंग टू गेट हियर। ये तुम थ्योरम वगैरह लिखे होगे कभी जिंदगी में, तो पढ़ा होगा फाउंडेशन। कोई नहीं, छोड़ो इधर, देखो आ जाओ, वापस आ जाओ, देखो ध्यान से। इस पे बात नहीं कर रहा था मैं, जा रहा था रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखो बेटा। इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने, जस्ट अ सेकेंड, आई एम टेलिंग यू द, ये रहा, ध्यान से देखो। आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा कौन सा, रिकंस्ट्रक्शन, अभी आपको चैप्टर पढ़ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन लेट मी टेल यू बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा, अगर इंटरनल है तो एक रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, एक्सटर्नल भी होगा। तो जब तुम बात कर रहे हो किसकी, रिकंस्ट्रक्शन की, रिकंस्ट्रक्शन कितने तरीके के होंगे सर, पहला क्या होगा इंटरनल, और दूसरा क्या होगा एक्सटर्नल। देखो ध्यान से, जो अमेलगमेशन वाले चैप्टर में कवर होता है उसको कौन सा रिकंस्ट्रक्शन कवर होगा, एक्सटर्नल वाला। इंटरनल वाला क्या होता है, पहले तो मुझे रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग बताओ, बहुत पहले भी पढ़ा होगा, लॉ में पढ़ा था पार्टनरशिप में, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्ट्रक्शन यही होता है व्हेन यू आर चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सेटअप, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सेटअप का मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, कंपनी में कोई बाहरी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। सुनो ध्यान से बेटे, ध्यान देने, कंपनी में कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं है, आपने खुद अपनी कंपनी को रिमोडिफाई किया है। जैसे क्या होता है, अपने शेयर कैपिटल को चेंज कर लेना, अपने एसेट लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज कर देना, रिवैल्यूएशन करा लेना, दीज आर द रिकंस्ट्रक्शन। कौन सा वाला होगा ये इंटरनल है, ये अंदर से तुम कर लो। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है ये सुनो, ज्यादातर ये होता है कि अगर मान लो पुरानी कंपनी थी, एक्स लिमिटेड थी पुरानी कंपनी, ये कंपनी हो गई खत्म, और इसको क्या किया, एक नई कंपनी से रिप्लेस कर दिया, मान लो एक नई कंपनी बना दी वाई लिमिटेड, ठीक है ना, एक न्यू कंपनी बना दी, या यूं कह सकते हो कि नई कंपनी बनाई, नई कंपनी ने पुरानी कंपनी का टेक ओवर कर लिया, एक नई कंपनी आई, पुरानी कंपनी का बिजनेस क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। ध्यान से सुनो, ऐसा हो रहा है ना कि ये कंपनी खत्म हो रही है और एक्सटर्नली कौन आ रहा है, दूसरी कंपनी आ जाती है, तो क्या कहेंगे इसको, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इट इज सिमिलर टू अमेलगमेशन, लग रहा होगा ना, पुराना खत्म नया बन रहा है,
पुराना खत्म नया बन रहा है। जब ढेर सारी कंपनीज मर्ज होकर नया बनाएंगे तो क्या कहेंगे? अमेलगमेशन। एक सिंगल कंपनी अपना स्ट्रक्चर चेंज करके नई कंपनी के नाम से आ जाएगी तो क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। समझ गए? फिर से सुनाऊंगा, पूरा सुनाऊंगा, तीनों सुनाऊंगा, क्योंकि तीनों पे एमसीक्यू पेपर में 30% है ना। और अगर ये केस आज से आ गया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन से, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे इंतजाम मैंने बुक में कर रखे हैं। एमसीक्यूज के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ये सब इसमें है। सब बात करो, टेंशन मत लीजिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहला वर्ड क्या यूज किया मैंने चैप्टर में? व्हाट इज दैट? मोर देन टू और मोर देन टू कंपनीज, ये जरूर बोलना। दो या दो से ज्यादा कंपनी खत्म होकर एक नई कंपनी बना रही है, क्या कहोगे? सर एक एग्जिस्टिंग कंपनी अगर खत्म होकर नई कंपनी बन रही है तो क्या कहोगे? सर ऑप्शन नहीं पे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नहीं बेटे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन इज अ ब्रॉडर टर्म, दो तरीके के अभी सामने बता रहा हूं। फिर से हाँ सुनो, मेरी बातों पे ध्यान दो, पहले सुनो, बातें नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। मैंने पहले बोला अमेलगमेशन क्या था? अमेलगमेशन क्या था? दो या दो से ज्यादा कंपनीज खत्म होके एक नई कंपनीज बना, नई कंपनी बनाओगे तो क्या बोलोगे? अमेलगमेशन। कई ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए, ठीक है ना। एक सिंगल कंपनी थे जो खत्म होके अपना अपने आप को स्ट्रक्चर को चेंज करके नई कंपनी में कन्वर्ट हो गई, ये होगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ध्यान देना, इंटरनल से नहीं खत्म हो, कंपनी खत्म हो गई, नई आ गई, एक्सटर्नल हो गया। और अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर लिया, एब्जॉर्प्शन। सिंपल शब्द है, बोलो। yes, अगर दो या दो से ज्यादा कंपनीज, आप वीआई को एग्जांपल में रख लेना, समझने के लिए काफी है ना वीआई के लिए। वीआई वोडाफोन और इंडिया और आइडिया, सॉरी नॉट इंडिया, इंडिया पहले आ जाता है बार बार। वोडाफोन और आइडिया दोनों खत्म हो गई कंपनीज और एक नई कंपनी बना दी, दैट इज वीआई लिमिटेड। सर वी फॉर वोडाफोन, आई फॉर आइडिया ही तो है, नहीं यार, ऑन रिकॉर्ड उसको वी आई बोला जाता है, तो वी आई लिमिटेड बन गई। अब समझो ये क्या है? ये अमेलगमेशन का क्लियर केस है, ये बहुत परफेक्ट केस है एकदम एग्जांपल के रूप में समझने के लिए। सर एब्जॉर्प्शन, फेसबुक और व्हाट्सएप को रख लो समझने के लिए, है ना। ना तो फेसबुक और व्हाट्सएप फोन से बाहर जाएंगे, ना आपके दिमाग से बाहर जाने चाहिए। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। हमारे यहाँ पे कितना, रतन टाटा ने कितनी कंपनी टेक ओवर करके रखी हुई है, अंबानी ने कितना टेक ओवर करके रखा हुआ है। मजे की बात बता दूं, वो तो तुम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम ले रहे हो, तुम्हारे घर में कितनी ऐसी कंपनीज होगी जिनको अंबानी ने टेक ओवर करा हुआ, तुम्हें लगता होगा दूसरे की सर्विस यूज कर। जैसे वो अभी कुछ टाइम पहले ग्रोसरी डंजो डिलीवरी आई थी, डंजो, हाँ वो डंजो करके था ना, ऐसे कुछ नाम था ना, अंबानी ने टेक ओवर कर लिया, बिजनेस कर लिया उसका टेक ओवर। डेन नेटवर्क है, डेन, उसको अंबानी ने टेक ओवर कर रखा है। बिग बाजार, बिग बाजार शायद किसका है? बिग बास्केट को टाटा ने टेक ओवर कर रखा, उसका वेंचर है। आई डोंट नो बिग बाजार। बिग बाजार में मतलब बहुत पहले शॉपिंग करी थी, अभी याद नहीं कहाँ, यहाँ पे दिखता ही नहीं, ऑनलाइन नहीं, यहाँ पे आउटलेट भी नहीं दिखते आसपास में ना, तो ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के पीछे सर नहीं फोड़ेंगे सर, याद रखना। हमें एग्जांपल से मतलब नहीं, वो तो मैं बस बताने के लिए बोल रहा था कि तुम्हें लगे रियलिस्टिकली ऐसा होता है, तो हम पढ़ रहे रियल में होता है, बस बताने के लिए है सर। सर इसका मतलब क्या? कुछ नहीं है, आपको कंसेप्ट से मतलब रखना है। अगर तुमसे कोई अमेलगमेशन पूछे तो एग्जांपल नहीं, पहले कंसेप्ट बताओ उसका, क्या कंसेप्ट था? दो या दो से ज्यादा कंपनी खत्म होके एक नई कंपनी बन रही है। और अगर तुमसे बोला जाए एब्जॉर्प्शन, तो क्या बोलोगे? एक कंपनी ने दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लिया, नई ने नहीं, पुरानी ने टेक ओवर किया। हाँ, एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने दूसरे को टेक ओवर कर लिया, क्या होगा? नई कंपनी टेक ओवर कर लिया, ये रहा भाई साहब, ये तो रहा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यही तो फीचर मैच कर रहे हैं। अब आप ये बोलिए तो कहने की बात है ना कि नई ने टेक ओवर कर लिया या पुरानी ही अपना रूप बदल के नई कंपनी में बदल गई, एक ही बात है ना दोनों, खाली बोलने का तरीका अलग है लेकिन समझने में मीनिंग तो एक ही है ना यार। इसने कंपनी शुरू करी, कंपनी मजा नहीं आ रहा था, दूसरा बिजनेस करना, दूसरी कंपनी बंद करके उसको नया शुरू कर लिया, सेम है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूज कर ही सकते हैं भाई साहब। बताओ, आपने मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, ऑफिस खोला, ठीक है ना। अब आपकी हरकतें थोड़ी गड़बड़ थी, आपके पास क्लाइंट आना बंद कर दिया, है ना। पहले ही दिन मान लो कोई फीमेल क्लाइंट आई, कहता नंबर दे दो अपना, ठीक है। नहीं नहीं, आप जिस हिसाब से मुस्कुरा के नंबर मांगे उसका समझ में आ गया आपका इंटेंशन,
FIR कर दी, सुनो तो बताओ तो, FIR कर दी। हाँ वो वो भी शादीशुदा थी। सुनो, FIR कर दिया, 4 पुलिस वाले आए, रट बजा के गए और ऑफिस अलग बदनाम हो गया। अब क्लाइंट आना बंद हो गया, लेकिन यार इस बिजनेस में रहा नहीं कुछ। आपने क्या शुरू कर दिया, कहते यार इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही रखा है, एक काम करते हैं यहीं पे कुछ और शुरू कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, एसेट बेच दोगे क्या? अरे कुछ और शुरू कर दो, इंफ्रा तो यूज कर सकते हो ना, ये प्रेमाइस तो यूज हो ही जाएगा ना, एसेट लायबिलिटी। तो अब क्या करोगे, क्या वो कहोगे नहीं ये पुरानी कंपनी नहीं है, नई कंपनी आई और तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिजनेस का टेक ओवर कर लिया, यही तो बोलोगे। हालांकि लगता है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सच्ची बताओ तो। जगह वही है, बंदा वही है, केवल पेपर पे सारे कारनामे हो रहे हैं। पेपर पे एक नई कंपनी आई, पेपर पे पुरानी कंपनी थी, दोनों कंपनीज ने एक दूसरे से डील करा, पुरानी कंपनी ने का टेक ओवर हो गया, काम वहीं पे वहीं चल रहा, उन्हीं एसेट्स के साथ चल रहा, नाम बदल गया, बाहर बोर्ड बदल दिया गया। सिंपल इतना ही होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। और ये बहुत लोग करते हैं छोटे लेवल पे, बिजनेस चला नहीं चला, पसंद नहीं आया, दूसरा शुरू कर लो, होता ही है। बोलो, देखा ही होगा। अच्छा, मैं ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ये मत बोलना सब दुकानों में तुमने देखा है कि एक जगह दुकान लगी थी, पहले वहां पे परचून की दुकान थी, अगले दिन गया तो वहां पे साड़ी बेचना, ठीक है। अब वो थोड़ी ना एग्जांपल रखोगे यार, कंपनीज की बात करो सर। आगे जरा थोड़ी सी बातें हम इस एज के पर्सपेक्टिव से कर लेते हैं। पहला तो आप देखोगे स्कोप, क्या लिखा है पहला। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में तो आपको सिंपल मैं इतने देर से बता ही रहा हूँ यार, कि अकाउंटिंग भी करना है और कुछ उसके रिगार्डिंग अब ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रिजर्व है ये सब बताऊंगा, इसकी चिंता छोड़, ठीक है ना। स्कोप में तो ऑब्जेक्टिव में तो है, लेकिन स्कोप पे आओ, स्कोप पे क्या कहता है, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एनी कंपनी इज आफ्टर। अब आपको सिंपली समझना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ये एएस क्यों नहीं अप्लाई हुआ, कंपनी जिंदा है। अगर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और कंपनी खत्म हो रही है, लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी खत्म हो रही है, कोई भी कंपनी खत्म होनी चाहिए, तब आएगा अमेलगमेशन। अब मेरे एग्जांपल्स पे आओ, क्या अमेलगमेशन में कंपनीज खत्म हो रही हैं? जी बिल्कुल। क्या एब्जॉर्प्शन में कंपनी खत्म हो रही है? जी बिल्कुल। क्या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी खत्म हो रही है? हाँ जी सर। तो तीनों केस में यहाँ कवर हो जाएगा, ये 14 क्लियर है। इफ नो company is no company is liquidated, this standard is not applicable, clear है ये, समझो। क्वेश्चन देखो, पहला ही क्वेश्चन देखो, concept capsule number 1, X limited acquired 100% shares of Y limited। अब यार मैं आंसर हटा दूं पहले, तो रुक जाओ। X limited acquired 100% shares of Y limited, बताओ। हे प्रभु, और अगला क्या था, हे हरि राम, ये क्या हुआ, ये फिर से सुन लो, अरे मैं तो 10 बार बोलने को तैयार हूं, कब तुम जवाब देना। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। कुछ नहीं है, ये सिंपल होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन का यार। यार कंपनी के शेयर्स टेक ओवर करना, कंपनी खत्म होना कब से हो गया, ये बताओ मुझे। मनीष मल्होत्रा, अभी तुम लहंगे से बाहर निकलो। हाँ तो वही से कह रहा हूँ, उससे बाहर निकलो। अभी 2000 रुपए बाकी है तुम्हारे ऊपर मेरा, 3 था ना, 15 दे के गया था ना, 18 की जगह 15 दिया था ना, 18 की जगह 3000 वापस करना। अब जिसको समझ नहीं आया छोड़ दो बेटा। On acquisition of 100% share, Y Limited become a subsidiary of X Limited. It doesn't affect the existence of Y Limited. Hence, AS14 will not be applicable. Clear है? कहाँ जाओगे तुम? अरे AS21 पे चले जाओगे, AS13 पे भी जा सकते हो, मतलब कुछ भी कर लो, बट यहाँ नहीं आओगे। AS13 तुम्हारे उस इन्वेस्टमेंट को डील कर लेगा, AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा लेगा, लेकिन AS14 कहता भाई मुझे माफ करो, मैं यहाँ से नहीं। ठीक है ना, सिंपल है। अब आप देखो, इतना कुछ पढ़ा दिया था ना, आपको क्लियर पता था ना अमेलगमेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन क्या है, पता था ना। एक छोटा सा क्वेश्चन आते ही होगी प्रश्न, दिक्कत यही है। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, अब इसे आप यहीं से समझ, बुक पढ़ लेने से रिजल्ट आ जाता तो फिर कोई भी पढ़ लेता।
अब सिंपल समझो, प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए हर टॉपिक पे यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ। हालांकि क्वेश्चन पे ध्यान देना, सॉल्यूशन पे नहीं। बे कोई छोटा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी नहीं हाइड कर सकते। अब क्या करूं, उस पे काला पेंट लगाऊं बैठ के, तो नीचे कर दूंगा, तो फिर इनको पीछे वालों को दिखाई नहीं देगा कुछ को। आ जाइए, कोई नहीं, मैं आपको ईमानदार मान के पढ़ाता हूँ। चलिए, एक्स लिमिटेड हैज अंडरगॉन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर रिसीविंग प्रॉपर अप्रूवल ऑफ कोर्ट एंड all other interested parties as per the Companies Act 2013। क्या AS14 यूज होगा? अब यार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बताया ना, एक्सटर्नल पे यूज होगा, इंटरनल पे नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है ना, AS14 नहीं आएगा यहाँ पे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई AS नहीं है, सिंपली कोई AS नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है ना, AS क्या हुआ? अच्छा, आगे बैठने के नुकसान। अच्छा, वो क्या नाम है उसका? प्रतिभा आई नहीं आज? ओके, कोई और भी एब्सेंट है क्या प्रतिभा के अलावा? नेहा ने मैसेज कर दिया था, चलो नेहा। इस लड़की की पंचायत खत्म नहीं होते यार। मतलब मोहल्ले की जो आंटी होंगी ना, वो भी इससे ट्रेनिंग लेके जाती होंगी पार्ट टाइम में, कि बेटा कैसे बात करी जाए, बताओ कुछ। आओ इधर आओ, आंटी आप भी आओ। सर इंट्रोडक्शन, अमेलगमेशन बता दिया। देखो, आपको आपको ज्यादा मेहनत नोट्स की नहीं करनी है, ये लोगों ने इतने सारे नोट्स बना के बुक में दे रखे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अमेलगमेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, देखो ध्यान से, मीनिंग पे आओ। टू और मोर कंपनीज आर बाउंड अप एंड न्यू कंपनी फॉर्म, एकदम सिंपल वही बात बताया। अच्छा सर, एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ, टेंशन मत लो, है ना, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अगर आपको बहुत मन करता सर मुझे हैंड रिटन चाहिए, यही उठा के कॉपी पे लिख, है ना, हैंड रिटन हो जाएगा। Absorption, takeover या purchase, सिंपल है। In this case, existing companies takes over the business of one or more existing companies। क्लियर है? बोलो। और यहाँ पे in case a newly formed company takes over the business of existing company, आप ये भी कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग कंपनी गेटअप चेंज करके नई कंपनी बन गई, एक ही बात है मेरे लिए तो। ठीक है, अब यहाँ पे नाम यूज होता है ट्रांसफरेड, ये थोड़ा ध्यान दो। अभी मैं वापस अपने नोट्स पे भी आऊंगा, जो कोर नोट्स होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, ये तो एएस के नोट्स है, ये भी पढ़ते, ये भी पढ़ा होगा, और अलग नोट्स भी लिखने के। ट्रांसफरर होता, दूसरे क्या होगा? ट्रांसफरर कौन होता? जो ट्रांसफर करेंगे, कौन जो खत्म हो रहा है, जो नई कंपनी खत्म हो रहा है वो ट्रांसफरर है, और नई कंपनी क्या होगी? तो अगर मैं बताऊं अपने एग्जांपल पे आ जाओ, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड खत्म होके ए बी लिमिटेड बताया बने थे, हाँ ना, मेरा एग्जांपल यही था। बोलो मनस्वी, मेरा एग्जांपल क्या था? ए लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड था। चलो ठीक है, कहती है एक्स वाई कर लो सर, मजा नहीं आया। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दो कंपनी पुरानी थी, जो खत्म होके क्या बन गई थी? एक्स वाई लिमिटेड। तो बच्चे मुझे बता दो, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का कैटेगरी क्या लगाओगे? ट्रांसफरर कंपनी। और वाई जो एक्स वाई लिमिटेड आई, वो एक और शब्द यूज होता है जिसको मैं आपको अलग से बता देता हूँ, कि कहीं एग्जाम में क्वेश्चन में यूज हो गया तो कंफ्यूज मत होना। एक कंपनी, एक नाम होता है अमेलगमेटिंग कंपनी, अमेलगमेटिंग, ठीक है, और एक होता है अमेलगमेटेड, अमेलगमेटेड। अब आप इसमें मुझे ट्रांसफर ही खोज के बताइए, हु इज अमेलगमेटिंग, ये कौन होगा? नहीं नहीं, ये नाम होगा, एक इनमें से ट्रांसफरर है, एक ट्रांसफर, आप मुझे बताओगे। अच्छा, इसको क्या लिखो? ट्रांसफरर। देखो क्या फरार फरी कर रहा है तुम लोग। कह रहा फरार नहीं, फरारी। ये ट्रांसफर ही होता है, एंड दिस इज ट्रांसफरर, यही ना, यही बोल रहे थे ना? हाँ? ये उल्टा हो गया। तो क्या हो गया भाई?
नहीं नहीं, एक बात, एक मिनट, इसमें धमकी दोगे तुम यार? ये क्या है यार? अमेलगमेटेड सर, एक बात बताओ, शब्द से कनेक्ट करो यार। अमेलगमेटेड मतलब जिसमें अमेलगमेशन हुआ है वो कौन सी कंपनी होगी? नई वाली होगी ना, ट्रांसफरी। सुन लो, अब ऐसे केवल नाम से नाम बड़ा कंफ्यूजन होता है यार, ये तुम्हारे साथ अकेले नहीं, हर बैच पे हर बच्चों के साथ होता है। बट एक बार क्लियर कर लो इस चीज को, केवल एक को पकड़ के चलो। अमेलगमेटेड तो कौन होगा? जो नई कंपनी होगी। नई कौन सी होती है? ट्रांसफरी। क्लियर? अमेलगमेटेड हो गया। और अमेलगमेटिंग जो हो रही है, अमेलगमेट खत्म हो रही है, कौन? ट्रांसफरर, यानी पुरानी कंपनी। ठीक है सर, पक्का है? अरे बोलो यार, आ जाओ वापस चलते हैं थोड़ा सा। इसमें नोट्स में बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत चीजें कम भी करनी है ना, जो अपने शॉर्ट में याद रखना है। ये तो एएस का पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अभी आपको थोड़ी चीजें अपने नोट्स में भी बनानी है, हैंड रिटन में भी जानी है। आइए सर, वापस आता हूँ मैं उसी पेज पे। कहाँ गया? आइए सर, ये आपको टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन लग रहा होगा ना? ये टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन लग रहा है? नहीं, these are the modes of amalgamation। सुनो ध्यान से, ये सारे अमेलगमेशन के पार्ट होते हैं। AS14 कहा ना अभी आपको। AS14 ने किसकी बात करी है अमेलगमेशन की? कहता है हर वो सिचुएशन जहां कंपनी खत्म होगी मैं आ जाऊंगा। तो AS14 में क्या होगा? अमेलगमेशन आएगा। और अगर वो अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तीनों की बात कर रहा है, तो ये तीनों को क्या मान के बात कर रहा है? अमेलगमेशन। तीनों अलग होते हैं मानता हूं, लेकिन AS14 की नजर में, AS14 की नजर में तीनों क्या है? सेम। क्लियर है? AS14 की नजर में तीनों सेम है। चलिए सर, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं काम को, और हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन। टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन। कितने तरह के अमेलगमेशन होते हैं? क्या हो गया, दुखी हो गया तू? दुखी हो गया? किसी ने कुछ बोला? अरे यार, मत हो दुखी, मिल जाएगी चंद्रमुखी, ऐसा बोला तू? वो चैप्टर की बात कर रहा हूँ। इधर देखिए सर, सबसे पहले आएगा इन द नेचर ऑफ अमेलगमेशन, इन द नेचर ऑफ मर्जर। और दूसरा आएगा अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। सुनिए ध्यान से, टाइप से तो लिखा है, और क्या? भाई इतनी मेहनत करके मैं लिख रहा हूं, तू भी नहीं लिखेगा? कितने टाइप ऑफ अमेलगमेशन होते हैं सर? क्या क्या? इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। अब थोड़ा एक्टिव रहेंगे, नोट्स भी बनेगा थोड़ा। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है? उसके लिए भी AS14 ही जिम्मेदार है, आपको बताता है। ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं। भाई देखो, स्वेटिंग की वजह से हो सकता है लिखने में यहाँ पे दिक्कत हो, तो अगर मैं बोलूंगा तो सुन के लिखना। ठीक है ना? सुन के लिखना, उससे काम हो जाएगा। दिक्कत होगी बताना मुझे। इफ all the following conditions, if all the following, सुनो ना यार, मनीष अच्छी आदत भी लगा ले थोड़ी। if all the following conditions are क्या? satisfied। याद रखना, ऑल द कंडीशन, ऑल द फॉलोइंग कंडीशन को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। सेटिस्फाइड, देन amalgamation will be, amalgamation will be in the nature of, in the nature of merger। अदरवाइज, अदरवाइज क्या? इन द नेचर ऑफ परचेज। अदरवाइज इन द नेचर ऑफ परचेज।
If all the following conditions are satisfied, then amalgamation will be in the nature of merger, otherwise in the nature of purchase. Clear है यहां तक? आपको सारे कंडीशन जो बताऊंगा, जो लिखवाऊंगा, जो समझाऊंगा, वो सबको सेटिस्फाई करना है अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होना है। अगर नहीं होगा, एक भी कंडीशन मिस हुआ, तो क्या हो जाएगा? अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, दिमाग से एक चीज निकाल देना, मैं बता दूं, क्योंकि अक्सर करके बच्चे का अवधारणा, एक कंसेप्ट या मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कंडीशन के साथ आ रहा है तो ये अच्छा अमेलगमेशन है, और इन द नेचर ऑफ परचेज बचा कुचा है तो ये गंदा अमेलगमेशन है। नहीं, कोई अच्छा कोई गंदा नहीं है। अमेलगमेशन के दो डिफरेंट सिनेरियो है। ये थोड़ा कंडीशन बेस्ड चलता है, वो बिना कंडीशन के है। ठीक है, पक्का? पहला कंडीशन नंबर 1, एवरीवन जस्ट फोकस। कंडीशन नंबर 1, पहला लिखना बेटा, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लिखना साथ के साथ, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ, कौन सी कंपनी खत्म हो रही है? ट्रांसफरर। ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ऑफ ट्रांसफरर कंपनी will become, सुन के लिखो, कोई दिक्कत नहीं, all the assets and liabilities of transfer company will become assets and liabilities of transferee company, assets and liabilities of transferee company immediately after amalgamation, immediately after amalgamation। क्या लिखा आपने? all the assets and liabilities of transferor company will become assets and liabilities of transferee company immediately after amalgamation। ठीक है, इसका मतलब क्या? सर, जब आप कंपनी टेक ओवर कर रहे हो, कई तरीके होते हैं टेक ओवर करने के। भाई मान लो इसका बिजनेस बंद हो रहा है और मैं टेक ओवर करने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ एसेट लायबिलिटी यूजलेस हो मेरे लिए, मैं उसको ना ले आऊं, मैं सिलेक्टिवली कुछ खरीद के लाऊं, तो फिर वो मर्जर नहीं होगा। मुझे सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को टेक ओवर करना है अगर अमेलगमेशन के नेचर ऑफ मर्जर के लिए जाना है, इसीलिए लिखा है। पक्का? बोलो। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आप, अच्छा आपको याद ऐसे ही करना है, लिखना तो इतना सारा है, एग्जाम में भी लिखना है, लेकिन एग्जाम तक के लिए ले जाने के लिए, याद करने के लिए आपको छोटे छोटे शब्दों को याद रखना है। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, पहला कंडीशन, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इससे आपको पता चल जाएगा किसके? ट्रांसफरर के। कौन ले जाएगा? ट्रांसफर। ये तो ऐसे भी याद रहेगा ना, ये तो वैसे भी याद रहेगा। ठीक है, दूसरा, यही चॉइस नहीं होगा, सारे एसेट्स लायबिलिटीज उठाने, याद रखना। देखो, नो चेंज इन द बुक वैल्यूज, हाँ वही लिख रहा हूं बेटा, देखो, सेकेंड, नो चेंज इन द बुक वैल्यूज, no change in book values of assets and liabilities, of assets and liabilities will be made by whom? कौन टेक ओवर किया? गुड, will be made by ट्रांसफरिंग कंपनी। मेरे बच्चे क्लियर करो इसको, क्या पढ़ा आपने? दोनों दो कंडीशन। पहला क्या लिखा? सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज याद। एक बात बता दूं, कई बार तो ये केवल 5 जो कंडीशन 5 लिखवाऊंगा, 5 कंडीशन पूछा जा चुका है 5 नंबर। एएस का क्वेश्चन आया था, एंड व्हाट आर द कंडीशंस रिगार्डिंग अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इन एज पर एएस 14, 5 नंबर। तो आप इसको सीरियसली लो, और याद भी अभी के अभी कराऊंगा। मैंने बोला है आपको चीजें मैक्सिमम यहीं पे याद रहेंगी। क्या लिखा आपने? पहला, all the assets and liabilities should be taken over by the transferring company। सारे उठाने हैं, अमेलगमेशन के जस्ट बाद सारे कम एसेट उठाने, लायबिलिटीज उठानी है, और जो भी उठाना है कौन सी वैल्यू पे उठाना है? बुक वैल्यू पे। मतलब जो सामने वाली कंपनी ने रिकॉर्ड किया है वो सेम उठा के लाना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है ना? अगर मैं हर्ष की कंपनी का टेक ओवर कर रहा हूं और हर्ष ने उसमें लिखा हुआ है, मान लो फर्नीचर लिखा 10,000 रुपए, तो मैं अपने वहां वो 10,000 में ही लिखूंगा, चेंज नहीं करूंगा बुक वैल्यूज पे। ठीक है ना? याद रखना, अगर चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये मत बोलना सर अमेलगमेशन नहीं होगा,
क्या हो जाएगा, इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज नॉट द वैल्यूएशन ऑफ एसेट यार, डेप्रिसिएशन चार्ज करना इज नॉट द वैल्यूएशन ऑफ एसेट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज देयर, क्या वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे? सर वो तो अलग बात है, डेप्रिसिएशन वो अलग है, और बुक वैल्यू के बाद डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है ना, लाया तो उसी वैल्यू पे है, ठीक है सर। नेक्स्ट 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 थर्ड पॉइंट, अगर किसी की कंपनी या किसी का कुछ भी खरीद के ला रहे हो तो बदले में कुछ पेमेंट करना पड़ता है। अगर कुछ भी खरीद के ला रहे हो तो बदले में क्या करना पड़ता है, और पेमेंट करने के लिए जो वैल्यू होती है उसको नाम देते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन मस्ट बी settled in form of equity shares only. Purchase consideration must be settled in form of इक्विटी शेयर्स ओनली, यानी जो भी परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है वो हम कौन से फॉर्म में देंगे सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में देंगे। किसी और फॉर्म में देंगे तो क्या होगा, वो इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा, मर्जर नहीं रहेगा। सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने में सब बता रहा हूँ, वेट करो बोलने के लिए, ठीक है। क्या लिखा आपने, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टेक ओवर होगा। सबके डाउट्स का चिंता मत करो, मेरी क्लास में ऐसा बिल्कुल कोई भी बिना डाउट के रहेगा, सभी का कोई ऐसा डाउट के साथ नहीं जाने वाला, तो टेंशन मत लो बेटा, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, ठीक है ना। मैं हमेशा क्लास अपने प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ले चलता हूँ, वो मतलब नहीं कि सिलेबस खींचना है, मुझे समझ में भी तो आना जरूरी है। सुनो, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी टेकन ओवर, डन। कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, जो रिकॉर्डेड वही आएगा, और उसके बदले जो पेमेंट करना है, जो परचेज कंसिडरेशन आ रहा है, वो कौन सी वैल्यू, कितना जाना, कैसे जाना, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में जाना है। अब एक सिचुएशन देखना और बताना मुझे, मेरी कंपनी ने हर्ष की कंपनी को टेक ओवर किया है, गुस्सा मत हो कोई बात नहीं, मेरी कंपनी ने हर्ष की कंपनी, नहीं चलो उसको खुश कर देते हैं, ऋतिक की कंपनी ने हर्ष की कंपनी को टेक ओवर कर लिया। ऋतिक लिमिटेड ने, ये भी ऋतिक है भाई, इसने किसको टेक ओवर कर लिया, हर्ष लिमिटेड को। सुनो ध्यान से बेटा, बातें नहीं करो। अब ऋतिक लिमिटेड के जो शेयर्स की वैल्यू थी ना, फेस वैल्यू, ये 1000 रुपए या जो भी 1000 रुपए वाला शेयर था, कितने वाला शेयर था, 1000 रुपए, एटीएम से महंगा है, ठीक है, 1000 रुपए वाला शेयर था। इन भाई साहब को जब टेक ओवर किया तो परचेज कंसिडरेशन कुछ इस हिसाब से है, ध्यान से देखना बेटा, कितना, 15,34,213, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली लिख दिया था, 15,34,213। कौन से फॉर्म में देना था, इक्विटी शेयर। मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये लास्ट का 213 रुपए वाला शेयर है क्या इसके पास, अब क्या, ये फालतू नहीं है यार, कोई चीज फालतू नहीं, फालतू दे देंगे एक शेयर। अच्छा ये बोला ना, ना बिजनेस है, ऐसे तो दुकान बंद हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि ये शेयर कितने का है, 213 के बदले में तुम एक्स्ट्रा शेयर दोगे, या ये कह लो सर अप्रोक्सीमेशन कर लेते, कम कर देते हैं, सामने वाला बुरा मान जाएगा। सर देखो, सुनो सुनो सुनो, अरे क्यों दिमाग लगा रहे हो, इसका भी रूल है यार, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अमाउंट, ठीक है। अच्छा कोई भी अमाउंट फ्रैक्शनल हो जाता है तो रूल में नहीं फिट बैठ, ये फ्रैक्शनल पेमेंट हो जाएगा, और इसको हम कैश में कर सकते हैं, मजबूरी का नाम राहुल गांधी बोला है ना, तो कैश में जाएगा। तो लिख लो, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, फ्रैक्शनल पेमेंट्स कैन बी मेड, लिखो, fractional payments can be made, fractional payments can be made in cash। मजबूरी है, अब उसको थोड़ी ना शेयर बना देगा वो, क्या 10 शेयर ले लो, आधा भी नहीं होता ऐसे, शेयर तो 700 लेके नहीं, शेयर ऐसा नहीं होता, 1 रुपए की बात, तो भी 1 रुपया कैश में देना है। देखो बेटा आप अकाउंटिंग कर रहे हो, यहाँ कोई भी अमाउंट है वो वैल्यू रखता है, चाहे वो 1 रुपया चाहे 1 करोड़ रुपए है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर 1 रुपए से भी बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा है तो गड़बड़ है, आपने 1 रुपए का टैक्स इवेजन किया, पेनल्टी लगेगी। चोरी तो चोरी होती है ना, यही तो समझ,
अब ये थोड़ी ना कि हाँ ठीक है चलो, वो तो सामने वाला सोच लेता है इतना कि यार 1 ही रुपया तो छोड़ दो। आपको पता है कई ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है जहां पेनल्टी में 1 रुपया लगाता है, जस्ट टू शो यू कि तुम गलत हो, कंपनसेशन नहीं चाहिए, गलत हो, बस प्रूव कर दिया। नॉमिनल डैमेजेस पड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, मेरा डाउट था कि शेयर देंगे वो ट्रांसफर कंपनी शेयर होल्डर्स को देंगे ना। एक बात बताओ, हम खरीद किससे रहे कंपनी? अच्छा तुम किसी भी चीज को किससे खरीदोगे? उसके मालिक से। मालिक कौन होता कंपनी का? तो पेमेंट भी किसको जाएगा? शेयर होल्डर्स को जाएगा। हाँ श्योर 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 श्योर। आई होप 3 पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए और याद भी होने चाहिए। चौथा लिखो, फोर्थ पॉइंट, शेयर होल्डर्स लिखो, शेयर होल्डर्स होल्डिंग एट लीस्ट 90% of the equity shares, shareholders holding 90% of the equity shares in transferor company are ready to be the shareholders of ready to be the shareholders of ट्रांसफरी कंपनी। फिर से सुन लो, शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट कितना? 90% of the equity shares in transferor company are ready to be the shareholders of ट्रांसफरर कंपनी, सॉरी ट्रांसफरी कंपनी। देखो अगर ट्रांसफरर कंपनी में 10 शेयर होल्डर थे, हमेशा अगर ट्रांसफरर कंपनी में 10 शेयर होल्डर थे तो कितनों को एग्री होना पड़ेगा? लाइन लिख लिया लेकिन पढ़ा नहीं। 9 नहीं, वैसे जिन्होंने 9 जवाब दिया वो गलत है। कितनों को एग्री होना पड़ेगा? 90% होल्डिंग देखना है। अगर एक बंदे के पास भी 90% है ना तो मतलब बस उसे से मतलब है। मेरी बात समझ में आ रही है? लाइन एक बार फिर से रीड करो, फिर समझोगे। लाइन एक बार फिर से रीड करो, लिखने का मतलब छोड़ देना थोड़े ना, लिखने के बाद रीड करो। शेयर होल्डर्स होल्डिंग 90%। अब शेयर होल्डर्स होल्डिंग का ये मतलब थोड़ी ना 90% शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं क्या? 90% शेयर होल्डर नहीं, 90% जिसके पास है वो शेयर होल्डर। अरे नहीं है तो मैं हर किसी की बात थोड़ी ना करूँ। तो अगर 2 के पास हो, 4 के पास हो, हाँ 90% होल्डर, हाँ क्या दिक्कत नहीं हो सकती? पॉसिबल होता है। रियल वर्ल्ड में जाओ, कंपनी क्वेश्चन में मत देखा करो, क्वेश्चन में नहीं होता। रियल वर्ल्ड में बहुत लोगों के पास होता है। हाँ एग्जैक्टली। तुम कह रही है, कह रही अभी शार्क टैंक में एक एपिसोड देखा था, बंदे ने 90% दे रखा था और अपने असिस्टेंट को 10% दे रखा था, भी दिया नहीं था, 2% दे रखा था। तो हो सकता है। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? मैंने तुम्हें 1% दे दिया, अपने 90% रख ले, नहीं होगा। कुछ भी है यार। हाँ वही वही क्या, एग्जैक्टली। देखो कुछ भी हो सकता है दोस्त। हम जज्बाती होकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप जज्बाती होकर सोचोगे ना, आपकी सोच छोटी होती जाएगी और आप आंसर लिखते हो तो उसमें दिखेगा, अपने आप दिखेगा। आप थोड़ा ब्रॉड नैरो माइंड से हटो, ब्रॉड माइंडेड देखो। और मैंने एक बंदे की बात भी नहीं करी, तो एग्जांपल दिया ना, एक बंदे के पास है। अब मेरे पास मान लो 10 शेयर होल्डर है, तो 90% शेयर होल्डर को थोड़ी ना बनाना है। 90% जिनके पास है उनको बनाना है। अब मान कर चलो 5 के पास 90% है, बाकी 5 के पास 10% है, ये भी हो सकता नहीं हो सकता? ये तो ज्यादा हो सकता है। तो मुझे 5 से मतलब है ना। अब मैनिपुलेशन का नेचर ऑफ मर्जर होने के लिए क्या करना है? जिनके पास 90% है वो अगर मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार है तो बस मैनिपुलेशन मर्जर हो गया। अब वो एक बंदे के पास हो या 1 लाख बंदे के पास, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पक्का? ओके अब बोलो भाई।
और आप केवल परसेंट देख रहे हो सकता है 0.01% आप होल्डिंग हो, तो कंपनी के ऐसे भी तो होते हैं। अब हम जो शेयर खरीदते बेचते हैं क्या पूरा 1% होल्डिंग भी नहीं होती है? वो नहीं होती है यार, 1% भी नहीं होती है, 0 समथिंग होता है ऐसे। तो यही है रियलिस्टिकली, ऐसा देखा जाए ना, जो भी नई कंपनी स्टार्टअप होती है वो ज्यादातर होल्डिंग अपने पास रखती है, वरना बर्बाद होने का सेक्टर। ठीक है ना, जैसे कंसेप्ट अच्छा लगेगा, जो बड़ा बिजनेसमैन है वो एक और करके बर्बाद कर देगा, ऐसा ही होता है। सर चारों पॉइंट क्लियर है? चारों पॉइंट क्लियर है? लास्ट पॉइंट लिख लो, वो ऐसे फालतू सा है लेकिन लिख लो। The transferee company has intention to carry on. The transferee company has intention to carry on the business of transferer company. इतना धीरे धीरे तो बोल रहा हूँ। हाँ तो लिखते रहना भाई, 2-3 बार तो ऐसे बोल पकड़ तुम्हारे नहीं रहा। The transferee company has इंटेंशन टू, अच्छा धीरे वॉल्यूम में बोला स्पीड में बोला? अच्छा, मुझे लगा वॉल्यूम में बोल, ज्यादातर लोग मुझे वॉल्यूम के लिए बोलते हैं ना, तो मुझे लगा वही बोल। वो क्या करूं यार, धीरे बोलता हूँ तेज बोलता हूँ, सही है ना? ऐसे बच्चे कितने अच्छे बच्चे, भगवान का अवतार है ऐसे। पिछली क्लास में भाई बोल रहा धीरे बोल। चल सुनिए, मैं सब बता देता हूँ, पहले लिख लेते हो। ट्रांसफर बोल तो लिख दो ना, तू ही उधर देख रहा, तेरे को तो लिखवा रहा हूँ। The transferee company has intention to carry on the business of transferer company. The transferee company has intention to carry on the business of transferer company. The transferee company has intention to carry on the business of transferer company. I hope okay done. पांचों कंडीशन ओके हो गए? अब बताओ क्या कह रहे थे लावण्य? हम कभी शेयर खरीदते ही नहीं है। शेयर्स का कोई मतलब नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। शेयर सुनो मतलब, मैं उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदूंगा, और वो एसेट और लायबिलिटीज है किसके? उसके मालिक के हैं, समझो यार। तो उसके बदले में उसको क्या दूंगा? शेयर दूंगा, ठीक है ना? पांचवा कंडीशन, इंटेंशन टू कैरी ऑन बिजनेस। इसमें अच्छे शेयर होल्डर दो, बात आगे बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक बार फटाफट आ जाइए वापस, नोटबुक बंद करिए, नोटबुक बंद करिए, पांचों कंडीशन याद करना, नोटबुक बंद नाउ। चीटिंग नहीं करना, पक्का बता रहा हूं, ईमानदारी से करो, हमेशा फायदे में रहो, ठीक है ना? वेट, एक्साइटमेंट भी नहीं दिखाना है कि सारे एक साथ हमें बोल डालेंगे, ठीक है ना? सारे बोलोगे लेकिन एक एक करके बोलोगे जब मैं बोलूंगा। पहला कंडीशन, नहीं तो ऐसे बोला लास्ट में, जैसे वो पंडित जी जब हवन कराते हैं ना, तो पूरा पूरा मंत्र तो बोलते ही नहीं है, लास्ट में स्वाहा सबसे जोर से बोलते कि हमने सब किया, लास्ट में कहता है अमेलगमेशन। सर एक बार पहला कंडीशन जोर से बोलो, अकेले, अकेले बोलना, थकेले नहीं, वो नहीं बोलेगा तो बोलो, शर्म आ रही है? चल एक काम कर, आज से याद रखना, राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर है ना, ये ज्यादा ताकतवर होगा ना, ये मान ले कि ये दूसरे हाथ को टेक ओवर कर सकता है, ठीक है ना? तो ये तेरी ट्रांसफरर कंपनी हो गई, ये तेरी ट्रांसफरिंग कंपनी हो गया, भूलना मत आज। ट्रांसफरर कंपनी कहाँ है तेरे पास? हाँ सही है, ट्रांसफरर कहाँ है? लेफ्ट, ट्रांसफरिंग क्या है? राइट। अरे तुम लोग अपने अपने हिसाब से, उसको केवल समझा रहा था, उसको याद नहीं हो रहा था इसलिए बोला। ये सारे सारे इसको शॉर्टकट मार दिए, नहीं मेरे भाई, उसको दिक्कत हो रही तो उसके लिए मेरा, सुना ध्यान से, सारे लेफ्ट राइट करने लगे। सर अब एक बात बताओ,
इसके सारे तुम्हारे ये है क्या ट्रांसफर, इसके सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौन ले जाएगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर ही है ना, ये याद रख लो ऐसे, ठीक है ना। डन है अब, तो ट्रांसफर कंपनी विल टेक ओवर या ट्रांसफरिंग कंपनी विल टेक ओवर, ट्रांसफरिंग कंपनी विल टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। पहला ओके, सेकंड पे आ जाओ, सेकंड बोलो, नहीं करना, बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना, जैसे था वैसे लिख देना। डन, दो हो गए, ठीक है ना। अभी भी पूछा मैंने अभी मैंने नहीं पूछा, एक लाइन और बता रहा था, जो लाइन लिखा है जरूरी नहीं है रट्टा मार के वैसे ही बताओ, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके आंसर देने की कोशिश करो, ज्यादा याद रहेगा, इजी याद रहेगा, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन आप बताओ, अगर परचेज कंसिडरेशन देना है तो इक्विटी शेयर में देना है, अगर मान लो ऐसा कुछ अमाउंट आ गया तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो कैश में चलेगा, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पेमेंट, फ्रैक्शनल पेमेंट्स कैन बी मेड इन कैश, क्लियर है। चौथा कंडीशन अर्पित बताओ, अर्पित ओनली, चौथा कंडीशन 90% याद दिला रहा है, हाँ बताओ 90% वाला क्या था, 90% वो तो ठीक है, लेकिन करेंगे क्या, ऋतिक चीटिंग कर रही, बता दे, बता बता, तो ऐसे ही बता दे, हर्ष देख लिया, चीटिंग कर लिया तुमने, चीटिंग तो नहीं किया, नहीं किया, वाला पॉइंट ऐसे देखा नहीं। देखो बोल बोल मनीष मल्होत्रा, बस 90% जिसके पास था ट्रांसफर कंपनी में वो रेडी है ट्रांसफरिंग कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए, बस 90% होल्डिंग, होल्डिंग याद था क्या करना है उसको, 90% होल्डिंग वाले जो है वो नई कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए रेडी है, बस इतना याद कर लो। लास्ट कंडीशन क्या था, इंटेंशन टू कैरी ऑन द बिजनेस, इंटेंशन होना चाहिए, चलेगा ना चले वो बात की बात, ओके है, मतलब ऑब्वियसली ये क्लियर है, अरे बोलो, आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, वो हो गया, सर टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन अब आइए थोड़ा एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेते हैं, टेंशन फ्री होइए और देखिए इधर सारी चीजें क्लियर करो भाई, देख लो आप लोग अगर नहीं ध्यान दोगे तो बाद में पछताओगे, याद रख लेना। ये देखिए, ये 5 कंडीशन इधर है, क्या है पहला कंडीशन, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डन है, नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, उसकी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सेलिंग कंपनी और परचेजिंग कंपनी वर्ड यूज किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बाकी आपको पता है जब आप अपनी बुक उठाओगे तो सेलिंग कंपनी के नीचे क्या लिख लेना, ट्रांसफरिंग कंपनी, और परचेजिंग कंपनी के नीचे क्या लिखोगे, ट्रांसफरर कंपनी, यही ना, देखो कितना सही तुम्हें बेवकूफ बनाना यार, सेलिंग कंपनी क्या होगी, ट्रांसफरर, और परचेजिंग कंपनी क्या होगी, ट्रांसफरिंग। सर पहली क्लास है, मैं जानबूझ कर ऐसा करूँ, घर जाके ढंग से इसको कंप्लीट करो, तुम्हें जो ये छोटी बात लग रही है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये रियलाइज कराना जरूरी है तुम्हें, बस इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार जानबूझ के उल्टा बोल रहा हूँ ताकि तुम रियलाइज करो ये छोटी बात नहीं है, और जब मैं उल्टा बोल रहा हूँ तुम सारे उसी सुर में लाए जा रहे हो, हाँ ना, ये क्योंकि छोटी सी बात है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसलिए ध्यान दो। और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये भी ठीक है, याद है तुम्हें ना। थर्ड कंडीशन, परचेज कंसिडरेशन किस में जाएगा, इक्विटी शेयर्स में। फोर्थ कंडीशन, बिजनेस कैरी ऑन करने वाला था, देखो ध्यान से। और फिफ्थ कंडीशन क्या है, बुक वैल्यू पे टेक ओवर होगा, तो ऊपर नीचे कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता सर उसे, ठीक है ना, आपको पांचों वही कंडीशन मिलेंगे, क्लियर है।
पक्का। अब मैं वापस आऊंगा इस पे बाद में, पहले मैं ले चलता हूं आपको बाकी चीजें बता। ठीक है सर, क्या क्या किया हमने? हमने मीनिंग समझा अमेलगमेशन का, टाइप ऑफ अमेलगमेशन देख लिया। अब आइए जरा ध्यान से, अमेलगमेशन जब हमारे दो टाइप के हैं तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी कितनी होगी? मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान से देखो, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत आराम से स्मूथली ले चल रहा हूं ताकि प्रेशर ना फील हो इस चैप्टर में। ध्यान से देखो, ये आपके 50 से 60% सीए स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर चैप्टर होता है, ये याद रखना। और मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, वो इसलिए होता है क्योंकि वो सही ढंग से उसको ले नहीं जाते। अब आप देखते चलो मेरे साथ, आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं फील होगा इस चैप्टर में, बने रहो साथ में। ठीक है सर, सबसे पहला क्या है? ध्यान से देखो मेथड में, नेचर को पहला अमेलगमेशन क्या है? मर्जर है। पहला अमेलगमेशन क्या है? दूसरा क्या है? तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस मर्जर में जो मेथड यूज होता है, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ जो मेथड यूज होगा इसको नाम देते हैं हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। क्या नाम देते हैं? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। देखो, POO, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और यहां पे आता है, इसका नाम ही होता है क्या? परचेज मेथड, परचेज मेथड। ठीक है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? परचेज मेथड। क्लियर है यहां तक? बोलो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा? सर अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो उसमें क्या होगा? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और दूसरा अगर परचेज होगा तो परचेज मेथड। मतलब याद रखना इजी है, परचेज में परचेज मेथड, तो दूसरा जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट है वही बस याद रखना है। ठीक है ना, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है जब मैं अकाउंटिंग कराऊंगा तो आई टेल यू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आता हूं मैं इस पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर क्वेश्चन की जान है, वो है परचेज कंसिडरेशन। देखिए जरा, ये हमारा पहला टॉपिक है आज के लिए, मतलब जो भी है परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्वेश्चन और कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नहीं, परचेज कंसिडरेशन बेटा, जो बदले में पे करना। हाँ, ये हेडिंग है और ये टॉपिक है हमारा आज का। जो अब अगला टॉपिक हमारा जो शुरू हो चुका है यही है, परचेज कंसिडरेशन। चले परचेज कंसिडरेशन, सुनिए सर, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन इन जनरली? जनरल मीनिंग, जब भी कुछ खरीदा है, कुछ अक्वायर के बदले में जो पे करना। ठीक है ना, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखना है, तो ऐसा ही, लेकिन ये नहीं लिखना। एनीथिंग, एनीथिंग सुनो, एनीथिंग पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ये कोड लाइन है, याद रखना, इसको याद करना। क्या पैराग्राफ लिखवा दो इसके बारे में, इतना काफी है समझने के लिए। क्या बोला मैंने? एनीथिंग पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी यानी जो कंपनी खत्म हो रही है उसके शेयर होल्डर को जो भी आप पे करते हो, पे करने के लिए जो अग्री हुए हो, वो सब कुछ क्या कहलाएगा? परचेज कंसिडरेशन। नाउ गिव मी द आंसर। शेयर होल्डर का मतलब इक्विटी या प्रेफरेंस या बोथ? गैस मत करो, अगर वो होता तो यहाँ लिखा होता। यहाँ क्या लिखा है? तो इसका मतलब कौन? कोई नहीं, मतलब क्या यार? प्रेफरेंस है तो दोनों।
सर वो कंडीशन क्या थी, परचेज कंसिडरेशन को हम पेमेंट इक्विटी शेयर में करेंगे, रिसीव करने वाला कोई भी हो सकता है। सर एक बात बताओ मुझे, क्या ये कंडीशन एकदम परमानेंट कंडीशन है, क्या इसके बगैर अमेलगमेशन नहीं हो सकता? हो सकता था। तो अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो तो एक दिमाग से निकाल दो, आप मान लेना अमेलगमेशन इंटरनेशनल और मर्जर में क्या है, परचेज है। बट आपका सवाल थोड़ा गड़बड़ था, ये गड़बड़ क्या था, आपने कहा क्या सर कि कंडीशन में तो हमने क्या लिखा था, सुनो यार, इक्विटी शेयर देना है ना, क्या करना है, इक्विटी शेयर देना है, किसको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। क्या हम सामने वाली कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दे सकते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसको भी दे सकते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन का सेटलमेंट इक्विटी शेयर फॉर्म में होना है, मिलना किसको हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहां भी फिट बैठ रहा है। और अगर नहीं दे सकते किसी भी फॉर्म में है यार, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में, मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले इसीलिए बोल दिया था, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में इक्विटी शेयर केवल अलाउड है, बाकी दूसरा अमेलगमेशन हो जाएगा। अगर आप कैश में परचेज कंसिडरेशन दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। आप कोई सिक्योरिटी और दे रहे हो, क्या हो जाएगा, हाँ, इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा मेरे भाई, क्या दिक्कत है, अलाउड है यार, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, अमेलगमेशन दोनों अलाउड है, इन द नेचर ऑफ मर्जर इन द नेचर ऑफ परचेज दोनों अलाउड है। ध्यान देना, जिनके जिनके दिमाग में गड़बड़ हुआ सुना ध्यान से, बाकी लोग शांत, बातें नहीं, बातें बिल्कुल नहीं, सुनो ध्यान से, दो चार बच्चों के दिमाग में कुछ पॉइंट दिक्कत कर रहा है, सुनो ध्यान से। इन द नेचर ऑफ परचेज या इन द नेचर ऑफ मर्जर दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडीशन केवल इसलिए लिखाए गए हैं कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होने के लिए ये होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ और लिखा दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं क्वेश्चन गलत है, दूसरा मेथड बाकी है ना, परचेज वही है। और आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जो हमारा प्राइमरी क्वेश्चन है, प्राइमरी मेथड है, वो हमारा परचेज वाला ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली लिख के आएगा तभी हम मर्जर पे जाएंगे, वरना परचेज पे ही रहेंगे, क्लियर है, पक्का, कंफ्यूज मत हो बेटा। और ऐसे पूछ लिया करो, बच्चे अच्छी बात है, पूछते हो तो अच्छा लगता है कि मतलब चलो कम से कम कंफ्यूजन घर लेके नहीं जाना, पूछ के जाओ, ठीक है। एक तो बुला तो हम भी खा लेंगे, इसीलिए तो नहीं बुलाया, खाने के लिए आए हो तुम लोग, पढ़ाई लिखाई तो कुछ भी मतलब नहीं, देखो बातें करे जरा, मिठाई आई क्या तुम्हें दिख भी गया, मुझे नहीं पता, काम की बात सुनो भाई, आप लोग पता है क्या कर रहे हो, जज्बाती हो, ट्रांसफरी कंपनी किसी को भी पे करे, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस परचेज कंसिडरेशन में क्या होगा, वो सामने वाली कंपनी के इन्वेस्टर्स होंगे, वो याद रखना। अब किसको पेमेंट करना है, ट्रांसफरर कंपनी के, वहां पे कौन पेमेंट करेगा, ट्रांसफरी कंपनी। अब वो आपस में देख लेंगे किसको क्या जा रहा है। अब तुम एक बात बताओ, तुम लोग लॉजिक लगा रहे हो, अगर मैं ट्रांसफरर कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को खरीद रहा हूं तो किसको पेमेंट करूंगा, डिवेंचर तो शेयर होल्डर क्यों बोलूंगा यार। यहाँ पे हम परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, वो तो पढ़ नहीं है, वो परचेज कंसिडरेशन है बेटा, और परचेज कंसिडरेशन किसको दिया जाता है, बाकी सबको नॉर्मल पेमेंट जा रहा है, ये परचेज कंसिडरेशन। आप मीनिंग को क्लियर करो पहले, इसके ऊपर पूरा चैप्टर मेरा टॉपिक बैठा पड़ा है ये, कभी कभार पूरे चैप्टर में से कुछ नहीं, केवल परचेज कंसिडरेशन आ जाता है, और बोलो इसके कैलकुलेशन में क्वेश्चन बनेगा, अभी दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले सुनो यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन, anything paid to the shareholders of transferor company। अब ऑब्वियसली भाई ट्रांसफरी कंपनी पता नहीं बेटा, ध्यान दो, डेफिनेशन दिमाग में फिट कर लो, एनीथिंग पेड टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बाय ट्रांसफरी कंपनी, वो सब क्या कहलाएगा, कौन से शेयर होल्डर की बात हो रही है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की बात हो रही है, क्लियर है, पक्का। इसके लिए हमें मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन पे जाना है, इसका कैलकुलेशन देखना है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, यहीं से टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा, परचेज कंसिडरेशन से, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दो मेथड होते हैं, कितने मेथड होते हैं, दो, पहला होगा नेट पेमेंट मेथड,
और दूसरा क्या होगा, नेट एसेट्स मेथड। क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, अभी बात करेंगे, ठीक है। मिल लेते हैं, मिठाई खाना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, नालायक वो फाइनल सीएस प्रोफेशनल पहुंच गया लड़का, ऑलरेडी वो प्रैक्टिस, ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो गया, शादी बेटा इतना क्लियर है, बताओ मुझे सर, सारी चीजें साइड कर दो, ये जितनी बातें मैंने इसके पहले बताई थी उसको साइड में डाउन में कोई नहीं पूछेगा क्या, ये परचेज कंसीडरेशन ऑनवर्ड मैं बात करूंगा, कोई भी पिछली बात पे अब नहीं जाऊंगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, अरे ये सुनो, इधर देखो, सुबह से डब्बा लेके घूम रहे हो नालायक। सुनो, लास्ट टाइम, अबे लास्ट टाइम कब खाया था आखिरी बार, तो खाया है ना, ध्यान नहीं दे, तो खड़ो, देखो ध्यान से, कोई बकवास नहीं करो, अब सुनो ध्यान से एकदम सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये टॉपिक अब इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इस पे कैलकुलेशंस आएंगे और इस क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका कैलकुलेशन जरूर करना है। भाई बिना पेमेंट दिए आप किसी को खरीद नहीं सकते, और पेमेंट निकालना आपको पहले ही पड़ेगा, दिया नहीं रहेगा 99% क्वेश्चन में, ये नहीं दिया रहेगा, आपको निकालना। तो चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज कंसीडरेशन, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को अगर हमने कुछ पेमेंट किया तो क्या वो आएगा, नहीं आएगा, हाँ या ना में जवाब था, सीधा सा आएगा नहीं आएगा, अगर हमने शेयर होल्डर को पेमेंट किया ट्रांसफर कंपनी के तो ही परचेज कंसीडरेशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्लियर है, पक्का। और इसको कैलकुलेट करने के मेथड्स कितने मेरे भाई, तो पहला और दूसरा, नेट पेमेंट कहाँ लगेगा और नेट एसेट कहाँ लगेगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस। एक बात बताओ, हमारे पास कितने शेयर होल्डर्स हैं, दो, इक्विटी और दोनों को पेमेंट देना है, अगर क्या देना है कितना देना है, एवरीथिंग इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन, कहां जाओ, नेट पेमेंट पे जाओगे, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को क्या और कितना देना वो भी क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या और कितना देना वो भी क्लियर है, कहां जाओगे, जरा सा भी कोई मिसिंग रहा तो कहां चले जाओगे, बस यही है, when all the points are clearly mentioned, अगर इक्विटी और शेयर होल्डर्स का, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट क्लियर मेंशन है, क्लियरली आइडेंटिफिएबल है, तो कौन सा मेथड, नेट पेमेंट, अगर एक भी मिसिंग है तो कहां जाओगे, नेट एसेट, मुझे लगता है एकदम क्लियर होना चाहिए, पक्का, श्योर, इतना ही था सर नोट्स में अभी के लिए फिलहाल, ऐसे थोड़ा अलग होगा, थोड़ा अलग करेंगे, हाँ क्लियर होना चाहिए, अभी अभी क्वेश्चन के साथ देख लेना, वेट वेट वेट,
जस्ट अ सेकंड बेटा। बुक निकाल लो जो मैंने दे रखी है। लेट्स कम टू द परचेज कंसिडरेशन। बुक दे रखी है ना, लाए होगे, निकालो परचेज कंसिडरेशन, शॉपिंग निकाल लो। पेज नंबर कौन सा था बेटा? 219 पे जाओगे, उसमें टॉपिक होगा तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन, वहां जाओ। परचेज कंसिडरेशन पे जाओ फटाफट, निकालो भाई, बुक नहीं रहा है, शेयर कर दो फिर। आते नहीं। नहीं है 222 बता तो रहा है, 219 से शुरुआत है, अरे चश्मा लगा के रखा है बता। मिल गया। आइए सर, what is purchase consideration? Go for that. As per AS 14, anything given to the shareholders of the selling company, anything means anything, exactly आगे लिखा छोड़ दो, anything means anything, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है सर। क्या कैश दे सकते हैं? हाँ सर, कैश तो कोई दिक्कत नहीं, डिबेंचर दे सकते हैं, हाँ सर, मिलने वाला शेयर होल्डर है, रिसीव करने वाला शेयर होल्डर होना चाहिए। दे क्या रहे कुछ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, शेयर होल्डर को तुम कुछ भी दो, डिबेंचर दे दो, शेयर दे दो, इन्वेस्टमेंट दे दो, किडनी दे दो, नहीं किडनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैश काइंड्स कुछ भी चलेगा। शेयर होल्डर्स मीन्स क्या? इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ, ये दोनों बातें बता दी थी। Whether the amount given to debenture holders will be part of purchase consideration? Answer will be no. Whether amalgamation will expenses will be part of purchase consideration? No. आपको एक ही लाइन पे ध्यान देना, क्या लाइन था वो? बस जो शेयर होल्डर को जा रहा है वही। अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। मेथड आपको क्लियर है, कौन कौन से मेथड होते हैं? दो मेथड है, पहला कौन सा? नेट पेमेंट, दूसरा कौन सा? आइए, ए लिमिटेड अग्रीज टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। अब बताओ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, ये ट्रांसफरी है और ये ट्रांसफरर है, खत्म। यानी कौन खत्म हो रहा है? बी लिमिटेड। क्या करके? द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड आर टू बी पेड ₹25 इन कैश। सुनो, 25 रुपए कैश देगा एंड द ऑफर ऑफ 4 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 4 इक्विटी शेयर देगा एक के बदले, फॉर एवरी शेयर्स इन बी लिमिटेड। और बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर थे कितने? अब आप इसको देखकर मुझे बताओ, क्या क्लियरली एविडेंट है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो बी लिमिटेड के उनको क्या मिलेगा? हाँ, 2 लाख शेयर्स मिलेंगे, कितने वाले? 10 रुपए वाले, ये भी क्लियर है। और एक शेयर पे 25 रुपए कैश मिलेगा, ये भी क्लियर है। क्या हम पूरा पेमेंट क्लियरली निकाल सकते हैं? अरे निकालो मत, पूछ रहा हूं, सुनो तो जवाब दो, क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। नेक्स्ट सर, ए लिमिटेड अग्रीड
टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। देखो यार, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ तो तुमको शांति से सुना, आपको डाउट पूछने का, डिस्कशन करने का पूरा मौका दो। बस पहले सुनो, हो सकता है तुम्हारी वजह से कोई और दूसरा ध्यान ना लगा पाए, तो आपस में बात कभी मत करो, ठीक है? कोई भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आप लोग सबको बोल दो, आप पूरा फोकस यहाँ रखो, क्योंकि जो आपको अल्टीमेटली डिलीवर होना है वो यहीं से होना है। अगर आपको मार्क्स मिलने यहीं से मिलेंगे, आप अपने डिस्कशन से मार्क्स पाओगे नहीं, उल्टा खराब और करा लो, ठीक है? ए लिमिटेड अग्रीज टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ और ए लिमिटेड ने क्या डिसाइड किया? इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड आर टू बी पेड कितना? 25 रुपए कैश में, और 4 इक्विटी शेयर दूंगा मैं, कितने वाला? 10 रुपए वाला, फॉर एवरी शेयर्स इन बी लिमिटेड। और बी लिमिटेड के शेयर्स है कितने? तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को क्लियर पेमेंट मिल रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर अमाउंट निकाल सकते हो, निकालना मत, निकाल सकते हो ना? नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो ना? क्या क्लियरली कैलकुलेट हो सकता है? बोलो, जवाब दो, हर पे ध्यान दो, जवाब दे। क्लियर हो सकता है? सेकेंड पार्ट पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड are offered 2 shares of 10 each in A limited for every shares in B limited। और B limited के शेयर्स कितने थे प्रेफरेंस शेयर? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी क्लियर पेमेंट निकल सकता है? तो कौन सा मेथड यूज करोगे बेटा, बताओ, बस यही तो बताना था। नेट पेमेंट मेथड के लिए क्या होगा? हमारे पास दो कैटेगरी के शेयर होल्डर है, दोनों का क्लियर पेमेंट आना चाहिए। अगर क्लियर आ रहा है तो क्या होगा? नेट पेमेंट मेथड। सी वाला इंक्लूड होगा क्या? क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि किसको दे रहे हैं, और डी वाला भी नहीं होगा, ठीक है सर? सर केस में वैल्यूएशन शेयर होल्डर है, ट्रांसफर का फायदा हो गया। अब फायदा नुकसान से क्या फर्क पड़ता है हमारे? मतलब तो पहले 4 शेयर थे, अब उनके और ज्यादा फर्क, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये सब सोचना ही नहीं है। ये सब तो हमारे कंसेप्ट से बियॉन्ड है, इसका तो हमें मतलब ही नहीं, किसी का फायदा किसी का नुकसान। एक चार्टेड अकाउंटेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। यू आर चार्टेड अकाउंटेंट, जस्ट बिलीव इन दैट कि कोई कंपनी फायदा करे नुकसान करे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा अल्टीमेटली तुम्हारा फायदा होना चाहिए, फीस तुम्हें मिलनी चाहिए सजेशन के लिए, समझ रहे हो ना? अब यह सोचना है तुम्हारा फायदा तुम्हारा नुकसान, पहले अपना फायदा देख लो। तुम्हारा फायदा ये है कि अमेल कमीशन का क्या कंसेप्ट है वो याद रखने का। कौन सी कंपनी को फायदा नुकसान है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेल कमीशन करने से पहले मुझसे पूछा था इन दोनों ने? नहीं ना। तो तुम्हें जिसको भी फायदा नुकसान हो, क्या फर्क पड़ता है? सीधी बात यही है। ये रियल में भी होता है, दो कंपनीज आपस में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, डिसाइड कर ले, दोनों के सीईओ आगे आपके सामने बैठे हैं, आपको किसका फायदा देखना है? अपना देखना है, ठीक है? गलती से भी मत बोलना कि यार इसको तो फायदा हो रहा, तुम नुकसान में जा रहे हो, बवाल हो ना, याद रखना, ठीक है? देखिए सर, अब कैलकुलेशन करना कैसे है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में सर, कैलकुलेशन करना कैसे? देखो, आप यहाँ पे लिखोगे कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंगली डाल देना, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ध्यान से सुनना बेटा, मार्क्स मिलेंगे इसके, फॉर्मेट वाइज जाओगे। सर इसमें सबसे टॉप पे रख देंगे हम किसको? नहीं, पहले किसको रखना? इनको क्या दिया? केवल प्रेफरेंस शेयर दिया। क्या डिसाइड किया था, कितने प्रेफरेंस शेयर? यानी एक का डबल। तो पहले तुम्हारे पास कितने प्रेफरेंस शेयर थे, अब कितने प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे? 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इन ए लिमिटेड, ये तो होगा। और रेट क्या डिसाइड हुआ था? 10 रुपए, 10 था शायद, हाँ 10 रुपए, एट द रेट 10 ईच। बेटा मल्टीप्लाई कर लोगे? डन हो गया ये। देन सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे कौन आएगा? कलर कलर बना छोड़ दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनको क्या मिला सर? इनको पहले मिला है क्या? कैश, एक शेयर पे 25। हाँ बेटा, हाँ ये 20,000 और ये 2 लाख आ जाएगा, लिखा है। अरे तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस वाले, हाँ
देखो कॉमन सेंस भी लगाएंगे, क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन होगा। देखो ये याद रखना, अगर हाँ ये बिल्कुल सही है, नहीं नहीं तुमने वो जो पूछा वो समझ नहीं पाया। उसका कहना है कि अगर इक्विटी उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस ये दिया, ये क्यों, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, जनरली अज्यूम भी करना है, यही करना है। आईसीआई का सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, बट वो उसका जानना तो जेन्युइन है ना। 25 रुपए पर शेयर था, कितने शेयर थे बेटा, तो 50,000 इंटू 25 रुपए, ये कितना रुपए आ जाएगा, 12,50,000, ये चला गया। और भी कुछ है सर, 4 शेयर दिए थे एक के बदले, तो 50,000 पे कितने आएंगे, तो 2 lakhs ऑफ इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड। क्या रेट से था बेटा ये भी 10 रुपए ही था, फिर कितना आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा। टोटल कितना आ गया, 34,50,000, यानी 34,50,000। ये हमारा क्या आ गया, परचेज कंसिडरेशन, ये रहा। ठीक है, ये भी समझो इंट्रो चल रहा है ये परचेज कंसिडरेशन का, अभी बहुत कुछ भयानक भयानक से आने वाला है। तो नेट पेमेंट है तो बहुत इजी होता है, तो क्लियर लिखा है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, दो कैटेगरी के शेयर होल्डर, दोनों को दे दिया। ठीक है एवरीवन, अरे अभी रुको तो हैंड रखो। क्या पढ़ा परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग, एनीथिंग पेड टू द शेयर होल्डर्स, कौन से शेयर होल्डर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को। मेथड क्या पढ़ा, नेट पेमेंट और नेट एसेट। नेट पेमेंट कब लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में जहां क्लियर एविडेंट होगा क्या पेमेंट जा रहा है, ये आपको आइडिया मिल गया। अगर कोई भी चीज मिसिंग होती तो हम क्या कर लेते, नेट एसेट पे जाते। ठीक है, ये क्लियर है, ये केवल यही समझाने के लिए कराया क्वेश्चन कि आपको मेथड डिसाइड कैसे करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद, क्वेश्चन रीड करने के बाद यू हैव टू गो फॉर कि कौन सा मेथड लग रहा है। आप टेंशन ना लीजिए, आपको क्वेश्चन अभी बहुत कराना है इस पे। ऑन एन एवरेज आप सबकी नोटबुक में अमेलगमेशन के कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। बुक में नहीं होंगे तो क्या हुआ, यहाँ से करेंगे, यहाँ से मैं करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन दूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। आपको प्रिपेयर कराना मेरा काम है, आपका नहीं है, आपको केवल प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन कम है मैं बताऊंगा ना, क्वेश्चन मैं बोला 50 क्वेश्चन मिनिमम, तो मैं करके दूंगा ना। 50 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, बुक में तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 क्वेश्चन मिल जाए बहुत है। ठीक है, एक बार रिकैप करेंगे, अमेलगमेशन क्या है, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज एक साथ क्या खत्म होके मर्ज होके एक कंपनी बना रही है। सुनो यार, पैकिंग के ज्यादा बोलने पे जवाब देने पे ध्यान दो। सेकंड पॉइंट क्या था, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या था, जब एक कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर ले। तीसरा था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, वो क्या था, एक नई कंपनी पुरानी कंपनी का टेक ओवर कर ले, सिंपल था ये। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। टाइप्स में कितने थे, मर्जर और परचेज, मर्जर और परचेज। मर्जर के लिए कितने कंडीशन थे, 5। कौन से सेटिस्फाई करने हैं, पांचों सेटिस्फाई करने हैं। सुनो, पांचों सेटिस्फाई करने। पहला कंडीशन था सारे बुक वैल्यू पे जाने चाहिए, परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर के फॉर्म में दिया जाता। 90% होल्डिंग वाले रेडी है हमारे यहाँ शेयर होल्डर बनने के लिए और बिजनेस करने का इंटेंशन। पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या होगा, एक भी मिस हुआ तो क्या हो जाएगा। और हमें दिमाग में बिल्कुल ये नहीं लगाना कि यही होना चाहिए जो हमने कंडीशन लिखा, कुछ भी हो सकता है। हमें दिमाग नहीं लगाना, यही तो गड़बड़ हो रहा था, ये तुम्हारे साथ होता है ये सब, कि जब हम पढ़ते तो हमें लगता है ये पास तो होने चाहिए, अलग क्यों लिखवा रहा है। अलग हो सकता है, अलग होते ही क्या बन जाएगा, परचेज। चलिए इसके बाद क्या पढ़ा हमने,
मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग वर्जन में कौन सा? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज में परचेज। ये इतना ओके है। इसके बाद टॉपिक परचेज कंसिडरेशन क्या होता है मनीष? टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। एनीथिंग में क्या आएगा? कुछ भी, मतलब जो मीनिंग एनीथिंग है वही एनीथिंग है, कोई और दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। इसके बाद मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। पहला, दूसरा नेट एसेट क्या होता है, पेमेंट कब लगेगा बताना। नेट पेमेंट, ये तो सब कुछ दिया होगा, बाकी नहीं तो हम घर से लाएंगे नालायक। सब क्लियर पेमेंट दिया होगा, खुल के तो बोलो। इतने सस्ते से निपटाने के चक्कर में देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये अमेलगमेशन के क्वेश्चन, ये केवल परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन ही देख लो। जिनको ये लग रहा है, जिनको ये लग रहा है कि अमेलगमेशन में, भाई अभी अमेलगमेशन नहीं, ये केवल परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चन है। ये देखो ये भी क्वेश्चन, और ये तुम्हारे मॉड्यूल से 10 गुना ज्यादा लेवल के ऊपर है, ये जो क्वेश्चन कराने वाला होगा तुम्हें मॉड्यूल में, और तुम्हारे एग्जाम के लेवल से 10 गुना ऊपर क्वेश्चन है ये जो कराने वाला हूं मैं अगली क्लासेस में। और तुम्हें यही बैठा के बोलूंगा, तुम्हें सबके मुंह से यही जवाब निकलेगा, हाँ समझ में आ गया। ये तुम्हारे मॉड्यूल में तुम्हारे सीए इंटर एग्जाम के लेवल से 10 गुना हाई क्वेश्चन है, ये कहीं नहीं कराए जाएंगे क्योंकि ये फाइनल के क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड है। ऑब्वियसली ये सब क्वेश्चंस इतने लेवल पे नहीं आते, बट कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी करेंगे थोड़ा लेवल बनाने के लिए, ठीक है। पक्का बताया नहीं, नेट पेमेंट कब लगेगा? आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, जो पीछे बैठ जाते हो तुम लोग, कम्युनिकेशन से थोड़े बाहर होता ना, आगे बैठा करो, जाके खाली आगे बैठा करो, इधर बैठा करो। हाँ भाई देखो, कम्युनिकेटिव रहना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं।